Hello friends, welcome to Areva Genius. In this lecture, we are continuing our second class of marketing. And before starting, I should simply brief that what exactly we are going to cover in this particular lecture. So here we will first discuss about the marketing channels, then basic of supply chain, marketing environment, marketing mix, promotion mix, understanding the compliance of 4Ps and 4Cs, and the strategies of marketing mix. Okay, the PDF of this particular video will be given to the Telegram channel, and as I had promised, I had given you the full mock test one on my app for free. Okay, overall 3 mock test will be free for all. You can simply download the app from the Play Store and you can simply continue, and some this interface will be there. Simply click on online test series and you can further continue by selecting the full length test series. Okay, now मार्केटिंग चैनल्स की देखिए बात करते हैं, तो सबसे पहले ये समझना होगा कि ये मार्केटिंग चैनल्स होते क्या हैं। देखो, मार्केटिंग चैनल्स सबसे पहले तो देखो 3 टाइप के होते हैं: कम्युनिकेशन चैनल्स, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स एंड सेलिंग चैनल्स। मार्केटिंग चैनल्स से किया क्या जाता है, जो भी इंफॉर्मेशन होता है या जो भी प्रोडक्ट होता है उसके बारे में डिटेल्स को भेजना। ओके, या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन को मोल्ड करना किसी पर्टिकुलर चैनल के थ्रू। ओके, ऑल दीज थिंग्स आर इंक्लूडेड इन द मार्केटिंग चैनल्स। इनका फंक्शन क्या होता है, इसको ही देखेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा कि ये मार्केटिंग चैनल्स होते क्या है। सबसे पहले देखो फंक्शन क्या है, सॉर्टिंग। देखो ये जितने भी ऑप्शंस मैंने यहाँ पे दिए हैं ना, सब के सब आपको एमसीक्यूज के जो ऑप्शंस होते हैं ना, 4 ऑप्शंस उसमें आपको देखने को मिल सकते हैं। सो दैट्स वाई भले ही ये सारा कुछ याद नहीं रखें, बट एक बार अपने नजर से निकाल लेंगे ना, तो इन सारे ऑप्शंस के करस्पॉन्डिंग जो भी कॉन्सेप्ट बिल्डअप हुआ है उससे ऑप्शंस को जरूर नेग्लेक्ट करेंगे। ओके, किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए हमेशा एक चीज बोलता हूं कि आपको क्वेश्चंस में क्या करना है, ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखना है। ठीक है, इसलिए बोलता हूं सिर्फ वीडियोस को पढ़ने से नहीं होगा, उस पे फर्दर आपको प्रैक्टिस भी करना होगा। ओके, सो चलिए जानते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्या है, सॉर्टिंग। चीजों को शॉर्टिंग करना। ठीक है, ये मार्केटिंग चैनल्स का काम है। अलग अलग टाइप के मार्केटिंग चैनल्स आपके प्रोडक्ट्स को क्या करेंगे, एक तरह से सॉर्ट करेंगे, दैट विच हैज टू बी like marketed first or which has to be marketed later. Okay, so sorting has to be done. Then allocation is also very important. So जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं उनसे रिलेटेड उनको कैसे एलोकेट करना है, कौन से रीजन में कितना एलोकेट करना है, कौन से सेलर को कितना प्रोडक्ट देना है, सब सारी चीजें ये फंक्शन करेगा आपका मार्केटिंग चैनल। प्रोडक्ट का प्रमोशन, प्रमोशन तो बाय डिफॉल्ट लोग क्या करते हैं, प्रमोशन को ही मार्केटिंग समझते हैं। ठीक है, सो प्रमोशन इज जस्ट अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ना, फंक्शन में देखो कितने पार्ट्स है, 4 इधर है, 3 इधर है, टोटल 7। तो यही हो गया, 7 में से सिर्फ एक ही क्या है, प्रमोशन है। सो सबसे पहले दिमाग से ये निकालिए कि प्रमोशन क्या होता है, मार्केटिंग होता है। देखो, प्रमोशन इज अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग, बट इट इज नॉट लाइक कि प्रमोशन ही सिर्फ मार्केटिंग होता है। ठीक है, इस चीज का ध्यान में रखिएगा। आपका देखो रिस्क टेकिंग, ये जो भी रिस्क टेकिंग का जो एनालिसिस होता है मार्केट को ध्यान में रखकर, ये मार्केटिंग चैनल्स क्या करते हैं, आपको रिस्क लेने को आपको बताएंगे कि भाई वेदर यू हैव टू टेक द रिस्क और नॉट। इन सारी चीजों में डिसीजन मेकिंग में काफी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज एक्यूमुलेशन। ये जो आपका एक्यूमुलेशन वाला पार्ट है, जैसे जितने भी आपके आइडियाज हैं इनको एक्यूमुलेट करना, जितने भी आपके क्या है प्रोडक्ट से रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन है या फिर प्रोडक्ट्स भी हैं, इनको एक्यूमुलेट करना, कौन से प्लेस पर वो ज्यादा वर्दी होंगे, ये सारी चीजें वहां पर आपको शो करना, दैट विल बी इंक्लूडेड इन द एक्यूमुलेशन। देन इट इज असॉर्टिंग। देखो, सॉर्टिंग एंड असॉर्टिंग दोनों क्या है, अलग है। दोनों को एक मत समझ लेना। असॉर्टिंग मतलब क्या होता है, सेगमेंटेशन। आप क्लासिफाई करते हो ना, प्रोडक्ट्स को क्लासिफाई करना, इसी को क्या बोलते हैं, असॉर्टिंग। ओके, एंड सॉर्टिंग मतलब नंबरिंग, लाइक 1 2 3 4। जो आपकी प्रायोरिटी है उनको आप क्या करोगे, पहले रखोगे, जो प्रायोरिटी बाद में है उनको, मतलब जिनकी प्रायोरिटी कम है उनको बाद में रखोगे। समझ में आया? इनको बोलते हैं सॉर्टिंग करना। असॉर्टिंग मतलब क्लासिफाई करना। आप क्या करोगे, आप अपने प्रोडक्ट्स का, आप अपने सर्विसेज का क्या करोगे, उसका सेगमेंटेशन करोगे। फर्दर डिस्कस करेंगे। देखो, सीआरएम में भी ये सारी चीजें आती हैं। ठीक है, तो वैसे तो क्या है, सीआरएम इसी का एडवांस वर्जन है। तो जो चीज हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, टू द पॉइंट चीजें वहां पर क्या होंगी, बीइंग एन एप्लीकेशन आपको यूज होंगी। ओके, नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट द नेगोशिएशन।
पहले ही हमने पढ़ा था। इवन देखो एक ये पार्ट मैं आपको सीआरएम में भी बताऊंगा कि जब हम क्रिटिकलिटी पढ़ते हैं किसका, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का, उस टाइम पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है नेगोशिएशन फ्रॉम द बायर्स एंड फ्रॉम द सेलर साइड। ओके, सो यहाँ पर मार्केटिंग चैनल्स क्या करते हैं, इसमें फुल्ली फंक्शन करते हैं, काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। ठीक है, तो एक तो चीज आपकी ये हो गई। नेक्स्ट देख लो, अब नॉर्मली हमने बता दिया कि देखो मार्केटिंग चैनल्स कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, कम्युनिकेशन चैनल्स, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स एंड सेलिंग चैनल्स। कम्युनिकेशन चैनल्स का काम क्या है, डिलीवर मैसेजेस टू एंड रिसीव मैसेजेस फ्रॉम द टारगेट बायर्स। जो भी आपके टारगेट बायर्स हैं उन तक मैसेज पहुंचाना और रिसीव करना, दोनों किनका काम है, कम्युनिकेशन चैनल्स का काम है। और कम्युनिकेशन चैनल किसके अंदर आते हैं, मार्केटिंग चैनल के अंदर। और कौन कौन से सोर्सेज होते हैं, लाइक न्यूज़पेपर हो गया, मैगजीन हो गया, रेडियो हो गया, टेलीविजन, मेल, टेलीफोन, बिलबोर्ड्स, पोस्टर, सीडी, ऑडियो टेप्स एंड इंटरनेट। इवन न्यूज़पेपर भी आपने देखा होगा, न्यूज़पेपर के लास्ट में एक ऐड होता है। ऐड पे क्या करते हैं, और बहुत लोग खत भी लिखते हैं, पहले ज़माने में देखते थे ना वो डीडी नेशनल पे क्या करते थे लोग, वो उनके नाम पढ़ते थे जो भी पिक्चर बनाकर भेजते थे। दैनिक जागरण में आपने देखा होगा बच्चे क्या करते हैं, अपना ड्राइंग बनाकर क्या करते हैं, भेजते हैं, और वो सारे ड्राइंग्स क्या होते हैं न्यूज़पेपर में पब्लिश भी होते हैं। सो ये क्या है, ये जस्ट एक क्या है, सबसे पहले आपको डिलीवर किया गया मैसेज कि भाई आपको हमें ड्राइंग्स भेजने हैं। तो इन्होंने क्या कर दिया, इधर से बच्चों ने ड्राइंग्स को भेजा। सो इन्होंने मैसेज डिलीवर भी किया एंड बाद में क्या कर दिया, मैसेज को वापस से रिसीव भी किया। ओके, सो ये चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। दे इंक्लूड, न्यूज़पेपर हो गया, देखो मैगजीन्स का भी कुछ वैसा ही है। रेडियो पे भी इवन देखना, रेडियो पे भी क्या होता है, जब लाइव रेडियो चलता है तो बहुत लोग देखते हैं ना, लाइक उन पे कॉल भी करते हैं कि आप ये गाना बजाइए, फिर रेडियो वाले अनाउंस भी करते हैं। तो देखो कम्युनिकेट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। इवन तो आपने इवन अपने डिश पे देखा होगा कि कोई लाइव ऐसे कोई बाबा बैठे होते हैं, कोई अपनी बीमारी बता दो उसका सॉल्यूशन बनाएंगे वो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें भी रहती है, मार्केटिंग का क्या होता है, अलग अलग तरीका होता है। ओके, तो देखो ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, कम्युनिकेशन चैनल्स पे। नेक्स्ट बात करता हूँ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स की। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स का क्या काम है, टू डिस्प्ले और डिलीवर द फिजिकल प्रोडक्ट और सर्विसेज टू द बायर्स और यूजर्स। सबसे बढ़िया एग्जांपल है इसका नापतोल। ओके, नापतोल मतलब एक केस स्टडी मैं आपको बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर सारी चीज़ें इंक्लूड नहीं कर सकते, बट हाँ एक नॉर्मल केस स्टडी आपको मैं बता सकता हूँ। नापतोल क्या करता है, जो भी आपको फिजिकल प्रोडक्ट दिए जाते हैं, जैसे कोई भी हो गया, गीजर हो गया, या फिर कुछ भी हो गया, या कुछ क्या बता सकता हूँ मैं, बेडशीट्स, ये सब के जो कुछ आते हैं, कशंस, ये सब के जो सेट्स आते हैं, वो क्या करते हैं, वो वहां पर आपको फिजिकली दिखाते हैं, एंड फिजिकली दिखाकर क्या करते हैं, आपको अट्रैक्ट करते हैं। सो दीज आर योर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। ओके, सो ये सारी चीजें ध्यान में रखें। तो भाई वेयर हाउसेस, ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स, ये सारी चीजें किस में आ जाएंगी, रिटेलर्स, ये सारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स में आ जाएंगी। नेक्स्ट इज द सेलिंग चैनल्स, टू अफेक्ट ट्रांजेक्शन विद पोटेंशियल बायर्स। सेलिंग चैनल्स में भी नापतोल का बहुत बड़ा क्या है, आपका एक केस स्टडी आता है। ठीक है, ये भी क्या करते हैं, ट्रांजैक्शंस को क्या करते हैं, ये पोटेंशियल बायर्स तक हैम्पर करते हैं। कहने का मतलब बहुत ज्यादा इंक्रीज करते हैं। ओके, सो नापतोल दोनों चीजें करता है, एक डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी करेगा कि आपको फिजिकली वो प्रोडक्ट क्या करेगा, दिखाएगा टीवी पर। फर्दर आपको बोलेगा कि आप क्या करो, इसको परचेज भी करो। तो फिर आप क्या करते हो, कॉल करते हो, कॉल करके उसके, मुझे पता नहीं क्या करते हैं वो, बट आप शायद कॉल करते होगे, फिर क्या पता क्या करते होंगे, मुझे नहीं पता। तो वो फर्दर आप जो भी इंफॉर्मेशन देते होगे उससे आप क्या करते हैं, वो प्रोडक्ट को परचेज भी करते होंगे। ओके, सो टू अफेक्ट ट्रांजैक्शन विद पोटेंशियल बायर्स। ओके, ये चीजें ध्यान में रखिएगा। सेलिंग चैनल्स इंक्लूड नॉट ओनली द डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड रिटेलर्स बट आल्सो द बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज दैट फैसिलिटेट्स ट्रांजैक्शन। देखो यहाँ पर एक और केस स्टडी लेकर आता हूँ कार्स का। Hyundai की आप अगर क्या क्या करते जाते हो, अगर आप कार लेने जाते हो तो उस टाइम पर क्या होता है कि अगर उनको वो कार क्या करना है, किसी भी हालत में बेचना है, they will market that, sir, if you are not having any kind of money, or if you are some short of money, then in that case you can take help from the banks, you can apply for a loan. Okay, इंश्योरेंस कंपनी को साथ में ही रखते हैं वहां पर कि भाई आप क्या करो, इतना इंश्योरेंस में जाएगा। जब वो ऑन रोड आती है तो इंश्योरेंस कंपनी अपना इंश्योरेंस लगा कर क्या करती है, डायरेक्टली उसको डिलीवर करती है। यस और नो? सो
अगर आप इंश्योरेंस के तरीके से चीज़ों को मार्केट करेंगे, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि आप अगर हमारे वहाँ से कार लेते हो तो इंश्योरेंस आपकी फ्री, ओके, या फिर आप हमारे वहाँ से कार लेते हो तो आपको लोन में क्या हो जाएगा, 2% डिस्काउंट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि एक सेलिंग चैनल्स क्या करते हैं, यूज़ करते हैं थ्रू नॉट ओनली द डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड रिटेलर्स बट ऑल्सो थ्रू द बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एमसीक्यू यहाँ से उठकर आता है कि भाई ये जो बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज हैं, क्या ये मार्केटिंग चैनल्स के पार्ट हैं क्या? तो आंसर है यस। बहुत लोग क्या करते हैं कि ये बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज के ऑप्शंस को ये रॉन्ग करके आते हैं। ठीक है, सो ध्यान में रखिएगा, बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज इक्वली प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द मार्केटिंग एज अ सेलिंग चैनल्स। इस चीज का ध्यान रखिएगा बस। ओके, नेक्स्ट, सप्लाई चेन के बारे में भी पढ़ना है। अब सप्लाई चेन के बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं, देखो, मार्केटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट यूज मैंने क्या बताया था, डिमांड को क्रिएट करना। ओके, ये डिमांड क्या करेगा, पोटेंशियली इंक्रीज कर देगा। ठीक है कि नहीं? अब इसी को तो क्या बोलते हैं, अगर ये मार्केट में, अगर ये डिमांड रियली में इंक्रीज हो जा रहा है और जितने अच्छे से क्या होता है ये डिमांड इंक्रीज होता है, आप क्या बोलोगे, ये मार्केटिंग इनका काफी इफेक्टिव है कि नहीं? कहने का मतलब पोटेंशियल बायर्स को क्या करना है, बहुत ज्यादा इंक्रीज करना है। सो डायरेक्टली मैं एक चीज तो बोल सकता हूं कि फॉर अ मार्केट विथ रिस्पेक्ट टू अ कस्टमर, ये जो मार्केटिंग का पार्ट है वो क्या है, एक तरह से डिमांड क्रिएशन प्रोसेस है, जिसको आप बोल सकते हो कि इसका फोकस किसमें है, इफेक्टिवनेस बढ़ाने को है। यस और नो? नेक्स्ट मैं बात करता हूं सप्लाई चेन। सप्लाई चेन के बारे में मैं सबसे पहले इंट्रोड्यूस करता हूं कि सप्लाई चेन होती क्या है। देखो, एक प्रोडक्ट के बनने से लेकर लास्ट डिलीवरी तक ये जो पूरे प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, इनको ही क्या बोला जाता है, सप्लाई चेन। ओके, एंड इन सारी चीजों का जो ऑपरेशनल वर्क है ये प्रॉपर फ्लुएंट हो, इसी की स्टडी को क्या बोलते हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। एक नॉर्मल सी चीज बताता हूँ कि एक रॉ मटेरियल है, उसके कंपोनेंट्स होते हैं, फिर मैन्युफैक्चरर के पास वो जाता है, वो बनता है, देन वो रिटेलर्स को सप्लाई किया जाता है और रिटेलर्स के थ्रू वो कस्टमर्स को मिलता है। ठीक है, सो ये पूरा का पूरा लाइक ये जो पूरा ऑपरेशनल प्रोसेस है, ये क्या हो, बिल्कुल स्मूथ हो, ये किसका काम होता है, ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट का काम होता है। एक नॉर्मल सा एग्जांपल मैं देता हूँ कि एलपीजी का आप सप्लाई चेन बताइए। एलपीजी का सप्लाई चेन कैसे होगा, सबसे पहले तो आपको पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या होगा, एक्सट्रैक्शन होकर उसका प्रोडक्शन होगा। प्रोडक्शन होने के बाद क्या होगा, ये ट्रांसपोर्टेशन में जाएगा। ओके, ट्रांसपोर्ट होकर वो मान लो किसी और कंट्री में उसको भेजना है, वो ट्रांसपोर्ट होकर उनके रिफाइनिंग एंड स्टोरेज प्रोसेस में जाएगा। ओके, वहां पर जाके फर्दर रिफाइनिंग होगी, अलग अलग टाइप्स के पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनाए जाएंगे एंड अलग अलग जगह पे स्टोर किए जाएंगे। एंड विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंट पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, उनका ट्रांसपोर्टेशन होगा, उनका बॉटलिंग एंड स्टोरेज होगा अलग अलग जगह पर, अलग अलग लोकेशंस पे। ओके, डेमोग्राफिक। फर्दर अगेन उसी लोकेशन से क्या होगा, डिफरेंट प्लेसेस पे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, एंड तब आप जाकर अपनी व्हीकल से क्या करते हो, उस पेट्रोलियम प्रोडक्ट को यूज कर पाते हो। तो प्रोडक्शन से लेकर, एक्सट्रैक्शन से लेकर आपके परचेज तक, ये जितने भी पार्ट्स इन्वॉल्व है ना, ये सब एफिशिएंटली वर्क करने चाहिए। सो ये सब के सब किसमें इन्वॉल्व हैं, सप्लाई चेन में। ओके, सो ये चीज ध्यान में रखिएगा, और इनका वर्किंग, इनका प्रॉपर एफिशिएंट वर्किंग ही किसके अंडर आता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर आता है। ओके, तो ये एक नॉर्मल सा एग्जांपल है, बहुत ज्यादा डिटेल में देखो समझने की जरूरत भी नहीं है, अपने को उतना ही पढ़ना है जिस तरीके से हम क्या कर पाए, चीजों को अटेम्प्ट कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज है कि देखो, ये सप्लाई चेन एक बहुत ही बड़ा क्या है, प्रोसेस है। ओके, एंड ये जो मार्केटिंग का पार्ट है, इक्वली दोनों कोलैबोरेट होकर क्या करते हैं, काम करते हैं मार्केट में, ये चीज ध्यान में रखिएगा। ओके, जैसा कि मैंने आपको डीएफसीसीआईएल का सारा कुछ सीआरएम में बताया था, वैसे ही यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, ये जो सप्लाई चेन का जो पार्ट है ये, और ये जो मार्केटिंग का पार्ट है, बिल्कुल कोलैबोरेटिव वे में ही क्या होता है, वर्क करता है। जैसा कि सीआरएम में मैंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का सब कुछ बताया था कि भाई वो सब कुछ लिंक्ड अप रहता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट से, वैसा ही यहाँ पर आप मार्केटिंग में समझ लो कि सप्लाई चेन एग्जैक्टली कोलैबोरेटिवली वर्क करता है मार्केटिंग के साथ। ओके, अब मार्केटिंग का इसमें क्या रोल है, या फिर कैसे इन सारी चीजों को
कंबाइंडली वर्क किया जाता है, ये ध्यान में रखो। देखो, आपने मार्केट तो कर दिया, आपने बहुत पोटेंशियल बायर्स इंक्रीज कर दिए, आपने कुछ इस तरीके से चीज़ों को मार्केटिंग की कि भाई जो फेथ है प्रोडक्ट के रिगार्डिंग वो एकदम से बढ़ गया, या फिर आपने अनयूजुअल डिमांड क्रिएट कर दिया मार्केट में। अब इतना अनयूजुअल मार्केट या फिर सॉरी इतना अनयूजुअल डिमांड क्रिएट किया है, तो भाई इतना तो आप डिमांड फीड भी करोगे ना। अब डिमांड फीड करने के लिए क्या चाहिए आपको? भाई ये जो भी ऑर्डर्स आए हैं वो आपको बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पे आपको देना पड़ेगा कि भाई देखो मार्केट में एक्सेप्शनल क्या हुआ है, डिमांड राइज हुआ है, तो तुम क्या करो एंड यूजर तक। अब हम इसको पहुंचाना भी तो है, सिर्फ डिमांड क्रिएट करने से थोड़ी होता है, डिमांड को एंड यूजर तक पहुंचाओगे तभी तो प्रॉफिट आएगा। यस और नो? सो ध्यान में रखिए इस चीज को कि विदाउट सप्लाई चेन मार्केटिंग किसी काम का नहीं। दैट्स वाई ये दोनों आपस में क्या करते हैं, कंबाइंडली वर्क करते हैं। ठीक है, मार्केटिंग का काम क्या है? पोटेंशियल बायर्स को इंक्रीज करना। सप्लाई चेन का काम क्या है? उन पोटेंशियल बायर्स तक उस प्रोडक्ट को पहुंचाना। ओके, सो ये प्रोडक्शन से लेकर एंड यूजर तक ये पूरा काम एफिशिएंटली वर्क करे, यही काम किसका है? सप्लाई चेन मैनेजमेंट का। आई थिंक ये सारा कुछ आपको समझ में आ गया होगा। एंड जैसे ही सप्लाई चेन मैनेजमेंट का भी पूरा प्रोसेस एफिशिएंट रहेगा, सो कॉम्पिटिटिवनेस बहुत ही इनहेंस हो जाएगी। क्योंकि भाई आप नॉर्मल एक चीज सोचो, आपने अपने प्रोडक्ट का क्या कर दिया, बहुत ज़्यादा प्रमोशन कर दिया, या फिर किसी भी अलग तरीके से आपने पोटेंशियल बायर्स को इंक्रीज कर दिया। ओके, अब आपने उन एंड यूजर्स तक अपना प्रोडक्ट पहुंचाया ही नहीं, तो एक नॉर्मल सा मुझे बात बताओ, क्या आपको प्रॉफिट मिलेगा? क्या नहीं। वहीं पर अगर किसी ने उतना ज्यादा या फिर आपके मार्केट को क्रिएट किए हुए जगह पर अगर कोई और अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर देता है, या आपके पोटेंशियल बायर्स जो क्रिएट किए हुए हैं अगर उनको आपका प्रोडक्ट टाइम पर नहीं मिला, तो दूसरे बायर्स सॉरी दूसरे सप्लायर्स क्या करेंगे? उसी चीज का फायदा उठाएंगे। समझ में आया कि नहीं? सो दैट्स वाई फिर फायदा किनको हो जाएगा? उनको हो जाएगा, कॉम्पिटिटिवनेस बहुत इंक्रीज हो जाएगी। सो दैट्स वाई सप्लाई चेन भी बहुत एफिशिएंट होना चाहिए, सिर्फ मार्केटिंग एफिशिएंट होने से कुछ भी नहीं होगा। सो दैट्स वाई मार्केटिंग में कंपल्सरीली सप्लाई चेन की स्टडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, इनहैंस्ड कॉम्पिटिटिवनेस, क्विक रिस्पॉन्स टू द कस्टमर नीड्स, फोकस्ड ऑन एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। ओके, ये चीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कस्टमर की जो भी नीड है, जो भी डिमांड आई है, उसको बहुत जल्दी फुलफिल करना है। कहने का मतलब प्रोडक्शन से लेकर एंड यूजर तक बहुत मिनिमल टाइम में क्या करना है, उसको डिलीवर करना है। सो ये काम कौन करेगा? सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ऑपरेशनल वर्क को आप क्या कीजिए, इतना ज़्यादा इन्हांस कीजिए, इतना ज़्यादा फ्लूइड बना दीजिए कि वो चीज़ें क्या हो जाए, बहुत फास्ट वे में वो क्या हो जाए, डिलीवर हो जाए। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सप्लाई चेन। लास्टली मैं बात करता हूँ मार्केटिंग इन्वायरमेंट के बारे में। अब ये मार्केटिंग इन्वायरमेंट क्या है? देखिए, नॉर्मल सा एक पहले इसको पैराग्राफ को पढ़ लेता हूँ। द मार्केटिंग इन्वायरमेंट इज कंसिडर्ड एज द पार्ट ऑफ मार्केटिंग प्लानिंग प्रोसेस and explores various internal and external forces that might affect a business and its capacity to operate. ओके, मतलब वो सारी चीजें, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो, वो सारे एलिमेंट्स जो आपके बिजनेस को अफेक्ट करती हैं, जो आपके एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस या आपके कैपेसिटी को हैम्पर करती हैं, इन सारे चीजों को हम किस में कंसिडर करेंगे? मार्केटिंग इन्वायरमेंट में। मतलब आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी चीजें रोल प्ले करती हैं फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड, वो सारे कुछ इसमें इंक्लूडेड होते हैं मार्केटिंग इन्वायरमेंट में। ओके, ओवरऑल देखा जाए तो दो टाइप के क्या होते हैं, मार्केटिंग इन्वायरमेंट होते हैं, जैसा कि हमने ऑलरेडी पढ़ा। एक कौन सा? टास्क इन्वायरमेंट। एक होता है ब्रॉड इन्वायरमेंट। टास्क इन्वायरमेंट को ही क्या बोला जाता है? आपका माइक्रो इन्वायरमेंट। और ब्रॉड इन्वायरमेंट को ही क्या बोला जाता है? मैक्रो इन्वायरमेंट। ओके, अब एक चीज ध्यान में रखिए, जैसा कि एक डिफरेंस होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में, एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है, माइक्रो इन्वायरमेंट एंड मैक्रो इन्वायरमेंट। जब भी हम एक किसी चीज़ को या फिर किसी एक चीज़ को एनालाइज करना स्टार्ट करते हैं, अगर हम उस लेवल से थोड़ा सा डिटेल्ड जाते हैं तो उन सारी चीज़ों को माइक्रो में कंसिडर करते हैं। एंड उससे हम थोड़ा सा क्या करते हैं, ऊपर लाइक उसको ओवरऑल
ओवरव्यू में देखते हैं सो उसको हम क्या बोलेंगे, मैक्रो वर्ड उसके लिए यूज़ करते थे, ठीक है, इकोनॉमिक्स में भी, कि भाई अगर हमारा क्या है एनालिसिस एक स्टेट है, तो स्टेट के भाई स्टेट के अंदर हम अगर डिस्ट्रिक्ट्स को, हर एक डिस्ट्रिक्ट्स को एनालाइज करेंगे, सो फॉर दैट इट विल बी कंसिडर्ड इन द माइक्रो इकोनॉमिक्स, यस और नो, फॉर दैट स्टेट। ओके, इन द सेम मैनर अगर हम एनालाइज एक कंट्री को कर रहे हैं, तो एक कंट्री के लिए अगर हम ओवरऑल देखने जाएं सो इट विल बी द मैक्रो स्टडी। ओके, बट अगर हम उसके अंदर ही हर एक स्टेट को एनालाइज करें सो इट विल बी अ माइक्रो स्टडी फॉर दैट। ओके, सो इट डिपेंड्स अपॉन द लेवल विच यू आर एनालाइजिंग। यहाँ पर वो क्या है, यहाँ पर कंपनी है वो। ओके, सो कंपनी से जो डायरेक्ट क्या होते हैं, कांटेक्ट में होते हैं, जो इमीडिएट एक्टर्स होते हैं कंपनी के, लाइक उनकी खुद की उनके खुद के शेयर होल्डर्स, उनके कॉम्पिटिटर्स, उनके इंटरमीडियरीज, कस्टमर्स, सप्लायर्स, ये सारे क्या हो जाएंगे, उसके माइक्रो इन्वायरमेंट हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ओके, एंड अगर हम क्या करते हैं, उनको ओवरऑल बात करते हैं, जब आप क्या कर दोगे, इनको सेगमेंट कर दोगे, ओके, आपस में क्लासिफाई कर दोगे, एंड तब जाकर आप उनकी कैटेगरीज डिफाइन करोगे, सो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ मैक्रो इन्वायरमेंट। ओके, तो देखो टास्क इन्वायरमेंट मतलब जो इमीडिएट एक्टर्स हैं विच आर इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड प्रोमोटिंग द ऑफरिंग्स। तो ये कौन कौन होते हैं, कंपनी खुद, सप्लायर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, डीलर्स, टारगेट कस्टमर्स, ये सब डायरेक्टली क्या होते हैं, आपके कंपनी से इन्वॉल्व होते हैं। ओके, सो दीज आर इंक्लूडेड इन द टास्क इन्वायरमेंट। नेक्स्ट ब्रॉड टर्म्स में बात करें तो डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक मतलब किसी एक जोग्राफिकल लोकेशंस की मैं बात करूं कि वहाँ पर, क्योंकि अलग अलग इन्वायरमेंट, लाइक अलग अलग स्टेट के लोग क्या होते हैं, उनकी तौर तरीके उनके क्या होते हैं, बिल्कुल अलग होते हैं, ठीक है, उनका रिएक्ट करने का तरीका अलग होता है, उनका पसंद नापसंद अलग होता है। सो हमें जो मार्केटिंग करना है या फिर हमारे प्रोडक्ट को जो भी चीज़ें अफेक्ट करेंगी, वो डेमोग्राफिकली अलग अलग चीज़ें अफेक्ट करेंगी। ओके, सो एक तो हमने क्लासिफाई किया डेमोग्राफिक वे में। फर्दर इकोनॉमिक इन्वायरमेंट भी बोल सकते हो, जहाँ पर सिर्फ हम क्या करेंगे, इकोनॉमिक टर्म्स में बात करेंगे। नेक्स्ट इज फिजिकल इन्वायरमेंट, देन टेक्नोलॉजिकल भी देखोगे, पॉलिटिकल लीगल भी देखोगे, सोशल कल्चर भी देखोगे। जैसा देखो पॉलिटिकल लीगल में वही वाली बात आती है, गवर्नमेंट आज क्या करती है, एक चीज़ को चेंज करती है, अपने पॉलिसीज, टर्म्स एंड कंडीशन को चेंज करती है, सो दैट कंपनी हैज़ टू अडेप्ट विद दैट न्यू अमेंडेड लॉ और द न्यू पॉलिसी, यस और नो। सो यही सारी चीज़ें क्या होंगी, इसको फर्दर कंपनी को अफेक्ट करेंगी, बट ब्रॉड टर्म्स में अफेक्ट करेंगी। ओके, सो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखिएगा। सो ब्रॉड इन्वायरमेंट ये हो गई, मतलब वो सारी चीज़ें जो आपके कंपनी को क्या करें, अफेक्ट करें, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इनसाइड द मार्केटिंग इन्वायरमेंट, दैट्स इट। एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल एमसीक्यू आता है रिगार्डिंग द कंपटीशन। अब इसको समझाने से पहले मैं एक नॉर्मल सी चीज़ बोलूँगा कि देखो, अगर कोई कंपनी है तो ज़रूरी नहीं है कि सारी कंपनीज इकोनॉमिकली अफेक्ट हों। जैसे आज मैं नॉर्मल वे में बात करता हूँ, कोरोना सीज़न जैसे ही आया तो बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे थे जो कि अफेक्ट नहीं हुए, और बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स थे जो कि बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुए, यस और नो। लेकिन जो भी सेक्टर्स अफेक्ट नहीं हुए, उन्हें अपने ही सेगमेंट्स में अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ क्या करना पड़ा, कंपटीशन तो करना ही पड़ा, यस और नो। सो ज़रूरी नहीं है कि जो कंपनी, अगर या फिर कोई एक कंपनी इकोनॉमिकली इफेक्ट होती है तो दूसरी भी हो। इन द सेम मैनर ज़रूरी नहीं है कि वही कंपनी एक लोकेशन पर अगर अफेक्ट हो रही है तो दूसरे लोकेशन पे भी अफेक्ट हो, या फिर फिज़िकली अफेक्ट हो रही है किसी एक लोकेशन पे तो दूसरे जगह पे भी फिज़िकली अफेक्ट हो, या फिर पॉलिसी चेंज स्टेट वाइज होते हैं, तो वो कंपनी का अगर एक फर्म किसी एक स्टेट में है तो दूसरा फर्म किसी और स्टेट में है, तो ज़रूरी नहीं कि दूसरे स्टेट वाला भी अफेक्ट हो। ओके, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। बट ओवरऑल देखा जाए तो ये जो कंपटीशन वाला जो फैक्टर है, ये हर जगह फेस करना पड़ता है, ठीक है। ये जितने भी ब्रॉड इन्वायरमेंट्स हैं या फिर जितने भी ये टास्क इन्वायरमेंट का मैंने यहाँ पर जो जिक्र किया है, इसमें से ज़रूरी नहीं है कि देखो हर एक कंपनी क्या हो, इससे उसी वे में अफेक्ट हो, कोई कम ज़्यादा हो सकता है। बट एक कॉमन चीज़ है जो कि सारे
मार्केटर्स को क्या करता है, अफेक्ट करता है, एंड दैट इज कंपटीशन। आप चाहे माइक्रो लेवल पर देखो चाहे आप मैक्रो लेवल पर देखो, आपको हर एक मार्केटर को ऑपरेट करने में एक चीज़ कॉमन दिखेगी एंड दैट इज कंपटीशन। तो इस चीज़ का ध्यान में रखिएगा कि ये जो मार्केटिंग इन्वायरमेंट है इसमें एक कौन सी ऐसी ड्राइविंग फोर्स है जो कि हर एक मार्केटर ऑपरेटर्स को देखना पड़ता है। तो उसमें से एक एमसीक्यू यहाँ से निकल कर आता है रिगार्डिंग द कंपटीशन। बस ठीक है, ये एक ऐसा एमसीक्यू काफ़ी फेमस है, दैट्स वाई मैंने यहाँ पर आपको इनबिल्ट दे दिया। ओके, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द मार्केटिंग मिक्स। देखो मार्केटिंग मिक्स का एक मैं बहुत नॉर्मल सा आपको मतलब बता देता हूँ कि वो सारे एलिमेंट्स जिनके वजह से आपका सेल क्या होता हो, अप या डाउन होता हो। ओके, इन सारी चीज़ों को क्या बोला जाता है, मार्केटिंग मिक्स। अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, वो सारी चीज़ें जिसको आप चेंज कर सकते हो एंड उसको चेंज करने की वजह से आप अपने प्रोडक्ट का सेल क्या कर सकते हो, अच्छा कर सकते हो, या फिर सेल्स को इंक्रीज कर सकते हो, या फिर किसी भी तरीके से हैम्पर कर सकते हो। ओके, तो वो सारी चीज़ें जिसको आप मैन्युपुलेट कर पाओ जिसके वजह से सेल्स में चेंजेस आए, तो उन्हीं सारी चीज़ों को क्या बोला जाता है, मार्केटिंग मिक्स। इन जनरल जब हम गुड्स की बात करते हैं तो टोटल 4 पीस ही होते हैं, एंड ये जो 4 पीस की मैं बात करूंगा अभी, ये सेलर एंड पे होता है, ध्यान में रखिएगा। तो इस पे भी एक एमसीक्यू निकल कर आता है, ट्रिकी क्वेश्चन होता है, ठीक है, बाद में कभी क्वेश्चन प्रैक्टिस में इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। ओके, अब देखो ध्यान में रखो, गुड्स के लिए 4 पीस, ओके, एक चीज़ और, सर्विसेज के लिए 7 पीस होते हैं। ओके, 3 एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं, फर्दर बाद में सीआरएम में सब कुछ डिस्कस किया हुआ है। ओके, बट यहाँ पर मार्केटिंग में सब कुछ गुड्स के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, एंड ट्रेडिशनली यही एग्जाम पेपर में भी इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपको आंसर भी करना है, क्योंकि बहुत जगह है ना आपको 5 पीस भी देखने को मिल जाएंगे। ओके, तो देखो इन सारी चीज़ों पे क्या है, ऐसे रिलाई नहीं करने का है। You have to be very traditional and you have to follow the standard books to answer the question inside your exam. Okay, so sellers की बात करते हैं, sellers 4P marketing mix। तो ओवरऑल कैटेगराइज किया गया है 4 चीज़ों में, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस। ठीक है, अब इनके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। लाइक प्रोडक्ट में बात करूं तो आप प्रोडक्ट की वैरायटी चेंज कर सकते हो, उसकी क्वालिटी चेंज कर सकते हो, उसका डिज़ाइन आप चेंज कर सकते हो, उनके फीचर्स चेंज कर सकते हो, ब्रांड का नेम चेंज कर सकते हो, पैकेजिंग, साइज, सर्विसेज, वारंटीज़ को क्या कर सकते हो, कम ज़्यादा कर सकते हो, रिटर्न पॉलिसी को भी क्या कर सकते हो, कम ज़्यादा कर सकते हो। सो दिस विल ब्रॉडली अफेक्ट योर पोटेंशियल कस्टमर्स, यस और नो। सो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये सब आपके हाथ में है। ठीक है, ये जितने भी चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको बताई है ना, ये सब के सब एमसीक्यू में पूछे जाते हैं, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन ऐसे आएंगे, वो कुछ 2-3 एग्जाम्पल दे देंगे और बताएंगे कि बताओ ये कौन से मार्केटिंग मिक्स का पार्ट है। ओके, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। एंड यहाँ तक ही नहीं, इवन बहुत सारे ब्रांड नेम्स पे भी क्वेश्चन आते हैं, ये प्रोडक्ट कौन से ब्रांड का है। तो कोई, क्योंकि मार्केटिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, पैकेजिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, तो पैकेजिंग पे भी देखो काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। देखो बाद में ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ओके, क्वेश्चन के फॉर्मेट में बहुत कुछ डिस्कस करूँगा। नेक्स्ट, टारगेट मार्केट में देखो एक आ जाता है आपका प्राइस। प्राइस के रिस्पेक्ट में मैं आपका क्या बता सकता हूँ, आप लिस्ट प्राइस को चेंज कर सकते हो, उसके डिस्काउंट्स को भी चेंज कर सकते हो, उस पे बेस्ड अलाउंसेस को, जो भी आपके सेलर्स हैं उनके जो भी अलाउंसेस उस पे मिलते हैं उन सब को चेंज कर सकते हो, पेमेंट पीरियड को भी आप हैम्पर कर सकते हो, एंड क्रेडिट टर्म्स को भी। तो इन सब से भी क्या होता है, आपका टारगेट मार्केट काफ़ी ज़्यादा चेंज होता है। नेक्स्ट, टॉकिंग अबाउट द प्रमोशन। प्रमोशन आप किस वे से कर रहे हो, सेल्स प्रमोशन, एडवर्टाइजमेंट, सेल्स फोर्स कैसे इंटीग्रेटेड है, पब्लिक रिलेशंस, डायरेक्ट मार्केटिंग, इन सब चीज़ों को चेंज करने पे भी क्या होता है, सेल्स इफेक्ट होता है। एंड लास्टली इफ़ आई टॉक अबाउट द प्लेस, प्लेस के अंदर क्या क्या जाता है, थ्रू विच चैनल यू आर डूइंग द मार्केटिंग, कवरेज कैसा है आपका, असॉर्टमेंट्स कैसे हैं, लोकेशन क्या है, इन्वेंट्रीज, ट्रांसपोर्ट्स, क्या कौन सा ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हो, कितने इन्वेंट्रीज हैं। तो भाई इन सारी चीज़ों के वजह से भी आपका मार्केटिंग, सॉरी, आपका जो सेल्स है वो क्या होता है, अप एंड डाउन होता है। तो भाई जो भी ऐसे फैक्टर हो जिनके वजह से हमारा सेल क्या हो, चेंज हो, उन सारी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, मार्केटिंग मिक्स। ठीक है, ये चीज़ दिमाग में बिठाइएगा। फॉर गुड्स
4 पीज होते हैं, कौन कौन से? प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस। फॉर सर्विसेज 7 पीज होते हैं, 3 एक्स्ट्रा एडअप हो जाते हैं। वो सारी चीज़ें कहाँ पर बताई गई हैं? CRM में बताई गई हैं। ओके, नेक्स्ट, की कंपोनेंट ऑफ द प्रमोशन मिक्स। ये लास्ट चीज़ है जो कि हम इस वीडियो में कवर करेंगे। जैसा कि आपका यहाँ पर मार्केटिंग मिक्स होता है, वैसे ही मार्केटिंग का ही एक पार्ट क्या है? प्रमोशन। प्रमोशन में भी बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट होती थी, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया। सेल्स प्रमोशन, ऑलरेडी मैंने नाम यहाँ पर ले लिया था इन सारे 5 मिक्स का। तो देखो, प्रमोशन का भी ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चंस इस पे बनते हैं कि भाई प्रमोशन में ऐसे कौन से एलिमेंट्स इंक्लूडेड होते हैं। सेल्स प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग, सेल्स फोर्स। ओके, यहीं से CRM भी क्या होता है? काफ़ी अच्छा पार्ट है इसका। पब्लिक रिलेशन, यहाँ से भी क्या है? CRM इंटीग्रेटेड है। डायरेक्ट मार्केटिंग, यहाँ से भी क्या है? CRM रोल प्ले करेगा। सो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि CRM और ये बिल्कुल ही क्या होगा? अब इंटीग्रेटेड होगा इसके बाद। सो इन सारी चीज़ों को भी ध्यान में रखिएगा। प्रमोशन मिक्स से भी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनते हैं। लास्टली एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ MCQ के रिस्पेक्ट में मैं बताने जा रहा हूँ। रॉबर्ट लॉटरबॉर्न suggested that the seller's 4 P's corresponds to the customer's 4 C's. ओके, सेलर के जो 4 P हैं वो कस्टमर के 4 P को एग्जैक्टली करेस्पॉन्ड करते हैं। कैसे? अगर आप प्रोडक्ट को क्या करोगे? प्रोवाइड करोगे तो कस्टमर को उनका सॉल्यूशन मिल जाएगा। भाई कस्टमर को किसी चीज़ की नीड होगी, एक सॉल्यूशन की ज़रूरत होगी, तभी तो वो आपका प्रोडक्ट क्या करेगा? परचेज करेगा। नेक्स्ट, आपका प्राइस रिप्रेजेंट करता है कस्टमर का कॉस्ट, यस और नो। आपका प्लेस प्रोवाइड करता है कस्टमर को कन्वीनियंस, और आपका प्रमोशन इनेबल करता है टू वे कम्युनिकेशन। ओके, सो ये जो कस्टमर के एंड से 4 C's डिफाइंड हैं, कौन कौन से? कस्टमर सॉल्यूशन, कस्टमर कॉस्ट, कन्वीनियंस, कम्युनिकेशन। तो ये 4 P's एग्जैक्टली 4 C's से क्या करते हैं? करेस्पॉन्ड करते हैं। 4 P's किसके एंड से होता है? सेलर्स के एंड से। 4 C's किसके एंड से होता है? कस्टमर के एंड से। तो ध्यान में रखिएगा कि क्या क्या चीज़ें किसको करेस्पॉन्ड करते हैं। सो देखो, मैंने यहाँ पर आपको डायग्राम भी डायरेक्टली दे दिया है। सो जस्ट एक बार नज़र से उतार लो, ऐसा कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है, एक बार पढ़ लिया ना। सो जो भी कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा है ना, उसके थ्रू काफ़ी क्वेश्चंस आंसर कर दिए जाते हैं। ओके, देर आर 4 मैक्रो स्ट्रैटेजीज दैट फोकस ऑन एस्पेक्ट्स ऑफ द मार्केटिंग मिक्स। देखो, मैंने आपको पहले ही बताया कि मार्केटिंग सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्ट करने के लिए नहीं होता। फर्दर कस्टमर सेटिस्फैक्शन ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। दैट्स वाई दीज 4 C's are actually compared with the 4 P's of the sellers. ओके, तभी तो आपका क्या होगा? सेटिस्फैक्शन डेवलप होगा। तो भाई एक 4 मैक्रो स्ट्रैटेजीज होती हैं किसकी? मार्केटिंग मिक्स की। कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज? और ये सारी स्ट्रैटेजीज कस्टमर सेटिस्फैक्शन में क्या होंगी? रोल प्ले करेंगी। एंड फर्दर इसका जो एडवांस्ड वर्जन आएगा वो क्या आएगा? CRM। तो ध्यान में रखिएगा, सबसे पहला कस्टमर एक्सीलेंस। एक्सीलेंस मतलब देखो, प्रोडक्ट को लेने के बाद ऐसा तो नहीं है कि आप कस्टमर को छोड़ दोगे, यू विल बी प्रोवाइडिंग द सर्विस ऑल्सो रिगार्डिंग एनी फॉल्ट्स। सो भाई ये कस्टमर एक्सीलेंस किस चीज़ पे फोकस करता है? रिगार्डिंग द एक्सीलेंट कस्टमर सर्विसेज विच फर्दर लीड्स टू रिटेन द लॉयल कस्टमर्स। ओके, और लीड्स टू रिटेन द लॉयल कस्टमर्स किसका पार्ट है? CRM का पार्ट है, ध्यान रखिएगा। ऑपरेशनल एक्सीलेंस अचीव थ्रू एफिशिएंट ऑपरेशंस एंड एक्सीलेंट सप्लाई चेन एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। आप जितने भी ह्यूमन रिसोर्स जो भी आपके पास अवेलेबल है, या फिर आपकी जो सप्लाई चेन है कितनी एफिशिएंट है, आपका ऑपरेशनल वर्क कितना एफिशिएंट है, इस पे भी तो डिपेंड करेगा ना। आज फ्लिपकार्ट अगर मान लो किसी एक प्लेस पर 2 दिन में अपना सामान डिलीवर कर दे रही है और अमेजोन उस जगह पे 10 डेज में भी नहीं कर पा रही है, तो भाई ऑपरेशनल एक्सीलेंस किसका बढ़िया? फ्लिपकार्ट का बढ़िया। यस और नो? अगर कस्टमर के माइंड में अगर आपको सेटिस्फैक्शन क्रिएट करना है तो कौन सी कंपनी के रिगार्डिंग सेटिस्फैक्शन क्रिएट होगा? बाय डिफ़ॉल्ट फ्लिपकार्ट के लिए होगा। यस और नो? सो इस चीज़ को नॉर्मली ध्यान में रखिएगा। तो ये जो मार्केटिंग मिक्स का जो पार्ट है, मेनली अगर मैं ब्रॉड टर्म में बात करूँ तो ये कुछ भी नहीं, ये कस्टमर वैल्यू क्रिएट करता है, और CRM में कस्टमर वैल्यू का सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन किया है। ओके, नेक्स्ट इज प्रोडक्ट एक्सीलेंस, हैविंग प्रोडक्ट विथ हाई परसीव्ड वैल्यू एंड इफेक्टिव ब्रांडिंग एंड पोजीशनिंग। ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप आज आपके पास कोई एक प्रोडक्ट है, अगर उसका मार्केट में बहुत बढ़िया रिपोर्टेशन है, तो भाई आपका बाय डिफ़ॉल्ट उसके लिए क्या होगा? सेटिस्फैक्शन क्रिएट होगा।
एप्पल प्रोडक्ट्स भले ही कितने भी घटिया होते हो, बट लोगों को सेटिस्फैक्शन है। क्यों? क्योंकि भाई उनको सेटिस्फैक्शन है कि भाई उनको दिखाने के लिए काफ़ी बढ़िया हो जाता है। ठीक है, परसीव्ड वैल्यू है उनके पास, इफेक्टिव ब्रांडिंग है, यस और नो, एक पोजीशन है उसकी मार्केट में कि भाई इससे बढ़िया कुछ भी नहीं। ओके, सो ये एक प्रोडक्ट एक्सीलेंस है। शुरू से ही एप्पल ने क्या क्रिएट किया है, एक प्रोडक्ट एक्सीलेंस शुरू से ही बरकरार रखा है। सो दैट्स वाई उसकी एक पोजीशन है मार्केट में। सो दैट इज ओनली नोन एज पोजीशनिंग, कि भाई वो प्रोडक्ट उस सेगमेंट में कौन से पोजीशन पर लाइक कर रहा है। सो आपको पोजीशनिंग पे भी ध्यान देना होता है अपने प्रोडक्ट्स के। ओके, सो पोजीशनिंग बढ़िया रहेगी तो कस्टमर कुछ भी नहीं तो दिखावे में ही सेटिस्फाइड जरूर रहेगा, भले ही वो अंदर से कितना भी रो रहा हो। ठीक है, एप्पल प्रोडक्ट्स के साथ ऐसा ही होता है ना, भले ही जेब में पैसे नहीं हो, बट सेल्फी तो भाई मिरर के सामने ही लेनी होती है। समझ में आया? लोकेशनल एक्सीलेंस, लोकेशनल एक्सीलेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नॉर्मली मैं सर्विस सेंटर्स की बात करता हूँ कि अगर आपके सर्विस सेंटर हर जगह पे क्या है, अवेलेबल है, अगर आपकी अवेबिलिटी हर एक फिजिकल, या फिर अगर आपकी अवेबिलिटी फिजिकली हर एक लोकेशन पर है, या फिर थ्रू इंटरनेट आप क्या हो, प्रेजेंट हो, या फिर इन एनी वेज, इन एनी कम्युनिकेबल वेज अगर आप वहाँ पर, अगर आप प्रेजेंट हो, तो भाई दैट ऑल्सो क्रिएट्स अ ट्रस्ट अमंग्स योर कस्टमर, एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी inside your marketing mix. Okay, so that's all about this particular lecture. next lecture से चीज़ें अब बहुत ज़्यादा MCQ oriented हो जाएंगी और बहुत सारे practice questions भी करेंगे. Let us see.